नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सहीराम बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SBRM गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नागौर। आज हम इस वीडियो में नरंस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो नरंस्ट इक्वेशन के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, यानी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन लेते हैं हम नरंस्ट इक्वेशन की। नरंस्ट इक्वेशन की सहायता से हम किसी हाफ सेल का हाफ सेल पोटेंशियल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी नरंस्ट समीकरण की सहायता से हम किसी अर्ध सेल का अर्ध सेल विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन डिटरमाइनेशन of half cell potential, अर्ध सेल विभव का निर्धारण। अब देखिए हाफ सेल पोटेंशियल यानी अर्ध सेल विभव क्या होता है। हम जानते हैं कि एक सेल का निर्माण दो इलेक्ट्रोडों से होता है। यानी एक सेल दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। यानी एक एनोड और एक कैथोड मिलकर एक पूर्ण सेल का निर्माण करते हैं। तो एक सेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रोड होता है उसको हम हाफ सेल यानी अर्ध सेल कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह हो गया, सिंगल इलेक्ट्रोड, वह सिंगल इलेक्ट्रोड एनोड हो सकता है या कैथोड हो सकता है, उस सिंगल इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल कहते हैं। और सिंगल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे हम हाफ सेल पोटेंशियल यानी अर्ध सेल विभव कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है क्योंकि एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड होता है, तो एकल इलेक्ट्रोड एनोड अथवा कैथोड को हम हाफ सेल कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को हम हाफ सेल पोटेंशियल या अर्ध सेल विभव कहते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। देखो, कोई भी सेल होता है, सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रम साथ साथ संपन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रक्रम और रिडक्शन प्रक्रम दोनों संपन्न होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन प्रक्रम होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन प्रक्रम होता है। यानी एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन प्रक्रम संपन्न होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखना। यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन प्रक्रम संपन्न होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। यानी कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रम संपन्न होता है। तो इस प्रकार से जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, अर्थात किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को हम हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो हम इस एप्लीकेशंस को इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम नरंस्ट इक्वेशन की सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस नरंस्ट इक्वेशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, जिंक
से जिंक आयन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड है और इस जिंक इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया हो रही है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है ये ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां जिंक परमाणु का जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और हम जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन प्रक्रम है वो एनोड पर संपन्न होता है, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया हो रही है वह इलेक्ट्रोड एनोड है। क्या है? एनोड है। अब देखो इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए हम नॉरेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो नॉरेंस इक्वेशन क्या हो जाती है? देखो E बराबर E नोट माइनस 0.059 बटा n log बेस 10 प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान बटा रिएक्टेंट का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक, ये नॉरेंस इक्वेशन होती है। तो अब देखो यहां इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 है। देखो प्रोडक्ट क्या है? जिंक आयन है और रिएक्टेंट क्या है? उदासीन जिंक परमाणु है। ठीक, तो अब देखो हम इसमें मान रखते हैं। तो E बराबर E नोट माइनस 0.059 n की वैल्यू 2 है log बेस 10। अब देखो प्रोडक्ट है जिंक आयन। क्या है? जिंक आयन। जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा उदासीन जिंक परमाणु, ये हो गया। ठीक, अब यहां आपको एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि एक शुद्ध लिक्विड या एक शुद्ध सॉलिड की जो सक्रियता है, जो सक्रिय द्रव्यमान है, वो सदैव इकाई होता है, यानी 1m होता है। अर्थात यहां जो सॉलिड जिंक परमाणु है उसका जो सक्रिय द्रव्यमान है वो सदैव इकाई यानी 1m माना जाता है। तो जब उदासीन जिंक परमाणु का सक्रिय द्रव्यमान 1 है, तो जब यहां हम 1 रखें तब देखो इस समीकरण का रूप क्या हो जाता है? तो ये समीकरण इस तरह से हो जाती है A बराबर A नोट माइनस 0.059 बटा 2। ठीक, यहां हो जाएगा log बेस 10 और यहां हो जाएगा जिंक आयन एक्वस, ये हो गया। ठीक, तो ये इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए नॉरेंस इक्वेशन है। ठीक, अब देखो इस नॉरेंस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो E बराबर E नोट, अब देखो इस माइनस को हम क्या है प्लस कर देते हैं, 0.059 बटा 2 log बेस 10। अब ये हो जाएगा 1 बटा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान, 1 बटा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान, यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए जो नॉरेंस इक्वेशन है उसको हम इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हैं। और इस नॉरेंस इक्वेशन की सहायता से हम इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखो n की वैल्यू तो 2 है ही। ठीक, अब यहां E नोट क्या है? E नोट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो सदैव निश्चित होता है। यहां देखो इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड है और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -0.76, यानी यहां जो E नोट है, E नोट की वैल्यू हो जाती है -0.76 वोल्ट। ठीक, अब देखो हमें जिंक आयन की कोई सक्रियता दी हुई है, यानी कोई सांद्रता दी हुई है, तो उस सांद्रता पर हम जिंक आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी जो E है वो आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नरेंस इक्वेशन की सहायता से किसी दी हुई सांद्रता पर या सक्रियता पर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक और इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लेते हैं। देखो, क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना देते हैं। ठीक, ये अपने पास में एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है और इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए हम नरेंस इक्वेशन है लिखना चाहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, यहां हम देख रहे हैं कि ये रिडक्शन अभिक्रिया है, यानी यहां रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हम जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन प्रक्रम संपन्न होता है वह इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, देखो इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए नरेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो नरेंस इक्वेशन क्या हो जाती है, E बराबर E0 माइनस 0.059। अब देखो यहां n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो यहां 2 लिख देते हैं। log बेस 10 प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान, या प्रोडक्ट क्या है, उदासीन कॉपर परमाणु है, तो उदासीन कॉपर परमाणु इसका मतलब सॉलिड बटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान बटा रिएक्टेंट क्या है, क्यूप्रिक आयन का सक्रिय द्रव्यमान, तो यहां क्यूप्रिक आयन एक्वस ये हो गया। ठीक, अब हम यहां जानते हैं कि उदासीन जो ये कॉपर परमाणु जो सॉलिड स्टेट में है, तो शुद्ध सॉलिड अथवा शुद्ध लिक्विड का जो सक्रिय द्रव्यमान है, जो सक्रियता होती है वो सदैव 1m होती है। तो यहां देखो इसकी जगह 1 होता है, यानी जो उदासीन कॉपर परमाणु है उसका सक्रिय द्रव्यमान 1m होता है। तो ठीक, इस समीकरण को देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं, E बराबर E0 माइनस 0.059 बटा 2 log बेस 10। अब देखो ये हो जाएगा 1 बटा क्यूप्रिक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक, ये इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए नरेंस इक्वेशन है। ठीक, अब देखो इस नरेंस इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसका एक और रूप E बराबर E0, अब देखो इस माइनस को हम प्लस कर देते हैं, प्लस 0.059 बटा 2 log बेस 10। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, 1 बटा क्यूप्रिक आयन का सक्रिय द्रव्यमान है, तो हम इसको कर देते हैं क्यूप्रिक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, तो ये भी इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए नरेंस इक्वेशन है। ठीक, अब देखो यहां जो E0 है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां देखो इलेक्ट्रोड तांबा है और तांबे के लिए मानक इलेक्ट्रोड की वैल्यू सदैव निश्चित होती है, और तांबे के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू होती है वो होती है 0.34 वोल्ट। ठीक, अब देखो हमें क्यूप्रिक आयन की कोई सांद्रता दी हुई है, कोई सक्रियता दी हुई है, उस सांद्रता पर यानी उस सक्रियता पर हम इस कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E की वैल्यू है वो इस समीकरण की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये नरेंस इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन हो गई कि हम इस इक्वेशन की सहायता से किसी हाफ सेल का हाफ सेल पोटेंशियल अर्थात किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन होगी। ठीक, अब हम दूसरी एप्लीकेशन लेते हैं नरेंस इक्वेशन की। दूसरी एप्लीकेशन है, इस नरेंस इक्वेशन की सहायता से हम किसी पूर्ण सेल का पूर्ण सेल विभव आसानी से ज्ञात
कर सकते हैं। तो देखो दूसरी एप्लीकेशन हो जाती है डिटरमाइनेशन ऑफ नेट सेल पोटेंशियल। नेट सेल पोटेंशियल यानी किसी सेल का पूर्ण सेल विभव ज्ञात करना। अब देखो नेट सेल पोटेंशियल, इससे पहले एप्लीकेशन हमने देखा था कि एक अर्ध सेल का अर्ध सेल विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और यहां हम देखेंगे कि एक पूर्ण सेल का पूर्ण सेल विभव किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे सामने एक पूर्ण सेल इस प्रकार से है। हम एक यहां पूर्ण सेल लेते हैं। देखो ये हमारे पास में एक सेल है, पूर्ण सेल है, जिसका सेल डायग्राम हमें दिया हुआ है। तो देखो सेल डायग्राम क्या होता है। सेल डायग्राम का मतलब होता है किसी सेल को सिंबल के माध्यम से छोटे रूप में प्रदर्शित करना। तो एक सेल का सेल डायग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक, सेल डायग्राम में क्या होता है कि सेल डायग्राम के अंदर जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड की तरफ यानी बाईं तरफ है हमेशा एनोड को लिखा जाता है, और राइट साइड की तरफ यानी दाईं ओर हमेशा कैथोड को लिखा जाता है। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है कि यदि आपको कोई भी सेल डायग्राम दिया हुआ है तो उसमें एक ट्रिक्स लगती है। देखो ए बी सी, ए का मतलब एनोड, बी का मतलब साल्ट ब्रिज और सी का मतलब कैथोड। यानी आपको कोई भी सेल आरेख दिया हुआ है तो सेल आरेख के अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होती है यानी जो बाईं तरफ होता है वहां होता है आपका एनोड। ठीक, और राइट साइड की तरफ यानी दाईं ओर होता है आपका कैथोड, और दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु होता है। तो ये हमारे सामने एक सेल का सेल डायग्राम है। यहां हम देख रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक डेनियल सेल का सेल आरेख है। ठीक, अब हम इस सेल के लिए पूर्ण सेल विभव यानी नेट सेल पोटेंशियल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो देखो ये सेल डायग्राम है। इस सेल डायग्राम की सहायता से हम इस सेल के लिए नेट सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं। देखो यानी पूर्ण सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो यहां देखो इस सेल डायग्राम से नेट सेल अभिक्रिया किस तरह से आएगी। नेट सेल अभिक्रिया देखो यहां जिंक क्यूप्रिक आयन जिंक आयन और कॉपर, ये इस सेल डायग्राम से नेट सेल अभिक्रिया हमने लिख ली। तो आपको कोई भी सेल डायग्राम दिया गया है तो आपको सेल डायग्राम से आप चाहो तो पहले पूर्ण सेल अभिक्रिया यानी नेट सेल अभिक्रिया लिख लो। तो ये मैंने इस सेल डायग्राम से नेट सेल अभिक्रिया लिख ली। अब हम इस नेट सेल अभिक्रिया की सहायता से नरंस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो नरंस्ट इक्वेशन क्या हो जाती है, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 बटा n। यहां n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हो गई 2। ठीक, log बेस 10। ठीक, अब हम लिखेंगे उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान। यहां देखो उत्पाद क्या है, जिंक आयन और उदासीन कॉपर परमाणु है। अब देखो यहां जो आपका उदासीन कॉपर परमाणु है उसका सक्रिय द्रव्यमान तो 1 होगा, तो यहां हम प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखो क्योंकि इसका सक्रिय द्रव्यमान तो 1m है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है।
बटा में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखो रिएक्टेंट में क्या है, उदासीन जिंक परमाणु और क्यूप्रिक आयन है। तो जो उदासीन जिंक परमाणु है उसका सक्रिय द्रव्यमान तो 1m होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखते हैं क्यूप्रिक आयन का सक्रिय द्रव्यमान, क्यूप्रिक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। तो इस सेल के लिए यह नरन्स इक्वेशन होगी। ठीक, अब देखो इस नरन्स इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, E बराबर E नॉट माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, ध्यान रखना ये जो माइनस इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस 0.059 बटा 2 log बेस 10। अब देखो हम इसको चेंज कर देंगे, क्यूप्रिक आयन को हंस ऊपर अंश में ले जाते हैं और जिंक आयन को नीचे हर में ले आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ माइनस का प्लस कर दिया, ध्यान देना या माइनस का प्लस कर दिया है। तो हम यहां लिख देंगे क्यूप्रिक आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा हो जाएगा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक, तो ये भी नरन्स इक्वेशन ही है। ठीक, तो हमारे पास में ये सेल था और इस सेल के लिए ये नरन्स इक्वेशन होती है, भले आप इस रूप में लिखो भले इस रूप में लिखो, एक ही बात है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम यहां जो ई नोट है, ई नोट का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक शेल विभव, और हम जानते हैं किसी भी सेल का मानक शेल विभव निश्चित होता है। जैसे यहाँ डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल के लिए जो मानक शेल विभव है वो मानक शेल विभव निश्चित होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट। ठीक, अब देखो हमें क्यूप्रिक आयन की सक्रियता और जिंक आयन की सक्रियता दी हुई होगी, तो क्यूप्रिक आयन की जो सक्रियता दी हुई है और जिंक आयन की जो सक्रियता दी हुई है, उस सक्रियता पर हम इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू आसानी से इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस नरन्स इक्वेशन की सहायता से किसी सेल का पूर्ण सेल विभव यानी नेट सेल पोटेंशियल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये नरन्स इक्वेशन की दूसरी एप्लीकेशन हो गई। अब हम थर्ड एप्लीकेशन लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है, इस नरन्स इक्वेशन की सहायता से हम किसी सेल का साम्य स्थिरांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन हो गई डिटरमाइनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य स्थिरांक का निर्धारण। अब देखो नरन्स इक्वेशन की सहायता से किसी सेल का साम्य स्थिरांक है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम जानते हैं कि नरन्स इक्वेशन निम्न होती है। तो देखो नरन्स इक्वेशन क्या होती है, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 n log बेस 10, यहां हम लिख देते हैं Q। ठीक, ये नरन्स इक्वेशन होती है। ये तो है जो E है वो तो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, ये है मानक विद्युत वाहक बल, और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, और Q है वो अभिक्रिया कोफिशिएंट जिसे हम प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान बटा रिएक्टेंट का सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं। तो ये नरन्स इक्वेशन है। ठीक, अब इस नरन्स इक्वेशन की सहायता से हम साम्य स्थिरांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो हम जानते हैं कि जब किसी सेल के अंदर साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उस समय उस सेल का जो सेल पोटेंशियल है यानी जो E है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखो साम्य अवस्था पर क्या होता है,
साम्य अवस्था पर। अब देखो साम्य अवस्था पर E की वैल्यू 0 हो जाती है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। E नॉट की वैल्यू 0 नहीं होती, ध्यान में E की वैल्यू 0 हो जाती है। और यहां हम क्या देते हैं, जो Q है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट, इस रिएक्शन को जब रिएक्शन में साम्य अवस्था आ गई तो उस समय रिएक्शन कोफिशिएंट को हम साम्य स्थिरांक कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देते हैं। तो यहां रिएक्शन कोफिशिएंट उसको हम लिखते हैं EQ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य स्थिरांक। अब देखो यहां हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो देखो यहां क्या आ जाता है, 0 बराबर E नॉट माइनस 0.059 बटा n log बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगी देखो इस समीकरण में। तो आगे हम इसको सरल करते हैं, तो इसका देखो ये रूप आ जाता है, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये आ जाता है n E नॉट बराबर 0.059 log बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, इसको और सरल करते हैं, देखो हम आगे, तो ये आ जाता है log बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या आ जाता है देखो n E नॉट बटा 0.059। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा फिर सरल कर देते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, इस समीकरण के दोनों पक्षों में एंटी लॉग से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, एंटी लॉग से गुणा कर देते हैं, तो दोनों पक्षों को एंटी लॉग से गुणा करने पर, देखो एंटीलॉग से गुणा करेंगे हम, तो इधर एंटीलॉग से गुणा करेंगे तो लॉग और एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में लेफ्ट साइड में तो बच जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर, इधर देखो हम एंटीलॉग से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है एंटीलॉग NE नॉट 0.059। यही साम्य स्थिरांक का सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य स्थिरांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखो अपने पास n की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक, उस सेल में यानी कितने इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल कर कैथोड की तरफ जा रहे हैं, उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी मानक सेल विभव की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो जब ये दो वैल्यू हमें पता होगी n और E नोट की, तो हम उस सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान है वो इस समीकरण की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीसरी एप्लीकेशन हो गई। नरेंस इक्वेशन की सहायता से हम किसी सेल का साम्य स्थिरांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने नरेंस इक्वेशन की 3 एप्लीकेशंस के बारे में जाना। और मान लीजिए आपको कोई सेल अभिक्रिया दी हुई है, वो हाफ सेल अभिक्रिया हो सकती है, वो पूर्ण सेल अभिक्रिया हो सकती है, या फिर आपको कोई सेल डायग्राम दिया गया है और फिर आपको नरेंस इक्वेशन लिखनी है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग कंपटीशन में आते ही हैं और हम जल्दबाजी में थोड़ा सा लापरवाह होकर के इस समीकरण को गलत कर देते हैं। आप ध्यान रखना कि जब नरेंस इक्वेशन लिखते हैं तब n की वैल्यू अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी हाफ सेल अभिक्रिया के लिए या पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए या सेल डायग्राम के लिए नरेंस इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। अब आप असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए, निम्न सेल के लिए नरेंस इक्वेशन लिखो। निम्न सेल के लिए नरेंस इक्वेशन लिखो। तो अब मैं आपको एक सेल दे रहा हूं, तो देखो निकल
Na+2 सिल्वर आयन। तो इस सेल के लिए आपको नरेंस्ट इक्वेशन लिखनी है। आपको सेल का सेल डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसमें यह देखना है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है और कितने इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए इस सेल डायग्राम से नरेंस्ट इक्वेशन आपको लिखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नरेंस्ट इक्वेशन से संबंधित न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न है वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।